My dear students, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear students, today we will discuss about the using of blackboard skill. दोस्तों आज हम लोग श्यामपट्ट प्रयोग कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के दौरान श्यामपट्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है या श्यामपट्ट प्रयोग कौशल की क्या क्या बारीकियां हैं, श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या श्यामपट्ट प्रयोग कौशल की क्या क्या घटक हैं, क्या अवयव हैं, और अंत में हम लोग जो है एक पाठ्य योजना भी देखेंगे कि श्यामपट्ट प्रयोग कैसे करना चाहिए, एक श्यामपट्ट सारांश कैसे निकालना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोस आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल। दोस्तों जो श्यामपट्ट प्रयोग कौशल है या ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल है, यह स्किल जो है एक विजुअल एड है, एक दृश्य साधन है। जो श्यामपट्ट होता है वह एक विजुअल एड होता है। कक्षा शिक्षण में दृश्य साधन के रूप में श्यामपट्ट का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। दोस्तों क्लासरूम टीचिंग के दौरान जो ब्लैकबोर्ड होता है उसका सबसे अधिक प्रयोग होता है, और ब्लैकबोर्ड जो है एक दृश्य साधन होता है, विजुअल एड होता है। अर्थात कक्षा शिक्षण के दौरान जिस विजुअल एड का, जिस दृश्य साधन का सर्वाधिक प्रयोग होता है, सबसे अधिक प्रयोग होता है, वह दृश्य साधन होता है श्यामपट्ट या ब्लैकबोर्ड। और श्यामपट्ट का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। दोस्तों यदि हम श्यामपट्ट का उचित ढंग से प्रयोग करें, सही तरीके से प्रयोग करें, श्यामपट्ट प्रयोग कौशल के जितने घटक होते हैं, जितने अवयव होते हैं, सभी को ध्यान देते हुए यदि हम श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं तो हमारा कक्षा शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। दोस्तों जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय अपने कथन के साथ साथ श्यामपट्ट पर विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक बातें लिखता है या चित्र बनाता है, तो छात्र सुनने के साथ साथ श्यामपट्ट पर देखते भी हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार भी लेते हैं। दोस्तों जब क्लासरूम टीचिंग के दौरान, जब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान कक्षा में अध्यापक कुछ पढ़ाता है, कुछ एक्सप्लेन करता है, कुछ व्याख्या करता है, और व्याख्या करने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ वह श्यामपट्ट पर उस विषय वस्तु से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो आवश्यक बातें होती हैं, उनको लिखता भी चलता है या फिर कोई चित्र बना करके समझाता है। जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको साथ में लिखता भी चलता है, तो श्यामपट्ट सारांश विकसित होता रहता है। और उसी के साथ साथ जो छात्र हैं, एक तो शिक्षक के व्याख्यान को सुनते हैं, जो शिक्षक जो है पढ़ा रहा होता है या एक्सप्लेन कर रहा होता है, व्याख्या दे रहा होता है, उसको छात्र सुनते भी हैं। और उसी के साथ साथ ब्लैकबोर्ड पर, श्यामपट्ट पर जब शिक्षक चित्र बनाता है या लिखता है तो छात्र उसको देखते हैं, उस चित्र को देखते हैं, या अध्यापक जो कुछ मेन पॉइंट्स लिखता है उसको भी देखते हैं। और उसके अलावा साथ ही साथ छात्र जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में मेन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, या जो चित्र शिक्षक बनाता है ब्लैकबोर्ड पे उसको भी बच्चे कॉपी कर लेते हैं, उतार लेते हैं। और इस प्रकार से ब्लैकबोर्ड का उचित ढंग से प्रयोग करने पे छात्र जो है एक्टिव रूप से कक्षा में इन्वॉल्व रहता है और वह एक्टिव सक्रिय होकर के कक्षा कार्य में भाग लेता है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेता है, जिससे हमारा जो क्लासरूम टीचिंग होता है, कक्षा शिक्षण होता है, वो प्रभावशाली हो जाता है। दोस्तों श्यामपट्ट का प्रयोग करके शिक्षक छात्रों के 2 से 3 इंद्रियों का प्रयोग शिक्षण के दौरान करता है, जिससे छात्रों की ग्राह्यता बढ़ जाती है तथा शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि 5 इंद्रियां होती हैं, और उस 5 इंद्रियों में से हम अधिगम के दौरान, सीखने के दौरान या अध्ययन के दौरान जितनी अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षण उतना ही प्रभावशाली होता है, हमारा अधिगम जो है उतना ही इफेक्टिव होता है, अधिगम में उतना ही ग्राह्यता आती है, उतना ही अधिक बालक सीख पाता है, समझ पाता है। तो यदि हम कक्षा शिक्षण के दौरान श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं तो
एक शिक्षक जो है छात्रों के 2 से 3 इंद्रियों का प्रयोग करता है। कैसे? एक तो जब शिक्षक व्याख्या कर रहा होता है, बोल रहा होता है, तो छात्र उस व्याख्यान को सुनते हैं, तो पहली इंद्री हो गई ईयर, कान का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जब शिक्षक जो है ब्लैक बोर्ड पे कुछ मेन पॉइंट्स लिखता है, कोई चित्र बनाता है और व्याख्यान भी करता रहता है, तो छात्र जो है सुनते भी हैं और साथ साथ आँखों से ब्लैक बोर्ड पर देखते भी हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, या जो टीचर्स जो चित्र बना रहे हैं उसके प्रमुख बिंदु क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। अर्थात छात्र सुनता भी है और देखता भी है, तो 2 इंद्रियों का प्रयोग हो गया। और उसी के साथ साथ जब छात्र जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रमुख बिंदुओं को नोट करता है, चित्रों को बनाता है, तो उसी के साथ साथ वह अपने हाथों का भी प्रयोग करता है। तो अर्थात यह हुआ कि वह जो है एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है, और जब छात्र जो है एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है तो उसका अधिगम ज़्यादा प्रभावशाली होता है, वो अधिक सीख पाता है, बजाय कि यदि सिर्फ बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाए, सिर्फ व्याख्यान दिया जाता है और ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं किया जाए, तो उसकी अपेक्षा जब शिक्षक व्याख्यान देता है, एक्सप्लेन करता रहता है और साथ में ही ब्लैक बोर्ड का यूज भी करता है, तो अधिगम जो होता है वो ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होता है, छात्रों की ग्राह्यता बढ़ जाती है, छात्र अधिक सीख पाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, श्यामपट्ट का प्रयोग करने से शिक्षक को पूरी कक्षा को शिक्षण के बिंदुओं को एक साथ समझाने में तथा गृह कार्य देने में सहायता मिलती है। दोस्तों, जब हम 30 मिनट 35 मिनट का अपना पूरा क्लास ले लेते हैं, पूरा पीरियड ले लेते हैं, तो पूरे पीरियड के दौरान जब कक्षा शिक्षण पूरा हो जाता है, तो कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद जो हमारा श्यामपट्ट सारांश विकसित होता है, जो श्यामपट्ट सारांश उभर के आता है, उसके द्वारा जो है प्रमुख जो हमारे शिक्षण बिंदु होते हैं, मेन टीचिंग पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग एक बार फिर से बच्चों को रिवाइज करा सकते हैं, समझा सकते हैं, और उसी के साथ साथ वे प्रमुख जो टीचिंग पॉइंट्स जो होते हैं, शिक्षण बिंदु होते हैं, जो ब्लैक बोर्ड सारांश होता है हमारा श्यामपट्ट सारांश, उसकी सहायता से हम छात्रों को होमवर्क भी दे सकते हैं, गृह कार्य भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, श्यामपट्ट का प्रयोग करने से छात्रों को तथ्यों, शब्दों, घटनाओं तथा चित्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं पर अंकित करने तथा सीखने में बहुत ही आसानी होती है। जब शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान श्यामपट्ट का प्रयोग करता है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करता है, प्रमुख बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, प्रमुख चित्रों को ब्लैक बोर्ड पर बनाता है, तो छात्र भी ब्लैक बोर्ड पे बने हुए चित्र को या प्रमुख बिंदुओं को देख करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लेते हैं, जिससे छात्रों का सीखना आसान हो जाता है। नाउ दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। श्यामपट्ट प्रयोग कौशल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं या प्रमुख अवयव कौन से हैं। फर्स्ट, अक्षर स्पष्ट होने चाहिए। फर्स्ट, पहला है दोस्तों, जब हम श्यामपट्ट पे कुछ लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो हमारे जो अक्षर होने चाहिए वे एकदम साफ और स्पष्ट होने चाहिए। सेकंड, अक्षरों का आकार समुचित होना चाहिए तथा कक्षा में बैठे अंतिम पंक्ति के छात्रों के लिए भी उपयुक्त होना चाहिए। दोस्तों, जब हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो वहाँ पे जो अक्षर होते हैं, जो लेटर्स या अक्षर हैं या वर्ड्स जो हैं, उनका आकार समुचित होना चाहिए, अर्थात न तो बहुत बड़ा होना चाहिए अक्षरों का आकार, न ही बहुत छोटा होना चाहिए। हाँ, अक्षरों का आकार इतना होना चाहिए कि कक्षा में जो अंतिम पंक्ति में छात्र बैठे हैं उनको उपयुक्त रूप से, समुचित रूप से दिखाई दे सके, मीन्स वे भी पढ़ सकें, और ऐसा न हो कि जो अक्षरों का आकार है बहुत छोटा है जिससे हमें पीछे वाले छात्रों को नहीं दिखाई दे रहा है, या इतना बड़ा है जो कि श्यामपट्ट के प्रमुख भागों को घेर ले रहा है, अर्थात श्यामपट्ट का अधिक से अधिक प्रयोग कुछ ही लाइनों में हो जा रहा है। तो अर्थात जो अक्षरों का आकार होना चाहिए वह समुचित होना चाहिए, वह न तो बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए, न ही बहुत अधिक छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट, 2 अक्षरों के बीच समुचित स्थान होना चाहिए। दोस्तों, जब हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हों तो लिखते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि
दो लेटर्स, दो अक्षर के बीच का जो स्थान है वो उचित होना चाहिए, समुचित होना चाहिए, अर्थात न तो बहुत अधिक गैप होना चाहिए और न ही बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट, अक्षरों की मोटाई व चौड़ाई समान होनी चाहिए। दोस्तों, जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होते हैं कुछ, तो जितने भी शब्द या जितनी भी लाइनें हम लिखते हैं, सभी लाइनों या सभी शब्दों में जिन अक्षरों का प्रयोग हुआ है उन सभी अक्षरों की मोटाई चौड़ाई समान होनी चाहिए। नेक्स्ट, शब्द एवं वाक्य सीधी रेखा में लिखे जाने चाहिए। दोस्तों, अधिकांशतः हम लोगों के साथ ये गलती होती है कि जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो वो तिरछी लाइन में चला जाता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो शब्द हैं या वाक्य हैं वो ब्लैक बोर्ड पे एक सीधी रेखा में होने चाहिए। और दोस्तों, ब्लैक बोर्ड पे हमारी राइटिंग जो है एक सीधी रेखा में हो, हमारे वाक्य या शब्द सीधी रेखा में हो, तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। जब हम ब्लैक बोर्ड पर अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो अपने आप ही हमारी हैंड राइटिंग, जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, उसमें सुधार आएगा। और यदि हमारी जो लाइनें हैं, जो वाक्य शब्द या वाक्य जो है वो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सीधी रेखा में आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, दो पंक्तियों के बीच समान अंतर होना चाहिए। दोस्तों, जब हम कोई वाक्य लिख रहे हो तो वाक्य में जो दो पंक्ति हो उन पंक्तियों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्णित तथ्यों को तारतम्यता से लिखा जाना चाहिए। दोस्तों, इसका छात्राध्यापक को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए कि जिस बातों को, जिन तथ्यों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनका वर्णन कर रहे हैं, जिस क्रम में वर्णन कर रहे हैं, उसी क्रम में हमारा सैंपल सारांश विकसित होना चाहिए। अर्थात तारतम्यता या सीक्वेंस वही बना रहना चाहिए जिस क्रम में हम जो है प्रकरण की व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, वाक्य संक्षिप्त एवं स्पष्ट होने चाहिए। दोस्तों, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरा लंबे चौड़े वाक्य हमको नहीं लिखने चाहिए ब्लैक बोर्ड पे, अन्यथा जो है हमारा प्रकरण पूरा नहीं होगा और ब्लैक बोर्ड हमारा भर जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि वाक्य जो हो हमारे संक्षिप्त हों, शॉर्ट में हमें लिखें, और जो कुछ भी लिखें वो हमारा स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, अनावश्यक बातों को मिटा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग जो है समझाने के लिए छात्रों को कुछ उदाहरण या कुछ अन्य बातें जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, लेकिन समझाने के बाद या उदाहरण के बाद जो है जो अनावश्यक बातें होती हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसको साफ कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, जिससे हमारा जो है सैंपल सारांश एक अच्छी तरह से एक इफेक्टिव जो है अट्रैक्टिव विकसित हो, और दूसरा जो है छात्रों को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षित करने हेतु मुख्य बिंदु और शब्द रेखांकित किए जाने चाहिए। दोस्तों, हमें जो है जब हम ब्लैक बोर्ड पे मेन पॉइंट्स लिख रहे हो तो उन मेन पॉइंट्स या उन वाक्यों में भी जो प्रमुख बिंदु हैं या प्रमुख जो शब्द होते हैं उसको हमें अंडरलाइन कर देना चाहिए, जिससे बच्चों का ध्यान उन प्रमुख शब्दों या बिंदुओं पे चला जाए। नेक्स्ट, यथोचित रूप से रंगीन चाक का प्रयोग भी करना चाहिए। दोस्तों, हमें जो है ब्लैक बोर्ड जो हमारा होता है, जो सैंपल सारांश है, वो अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो, तो उसके लिए हमें जो है कलर चाक का भी प्रयोग करना चाहिए, रंगीन चाक का भी प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, चाक का प्रयोग करते समय हमें यह भी सावधानी बरतनी चाहिए कि लिखते समय या चित्र बनाते समय चाक से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अधिकांशतः होता क्या है कि छात्राध्यापक या शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो लिखते समय जो है चाक से आवाज़ आती है, जिससे क्लास का ध्यान जो है भंग होता है। नेक्स्ट, बिंदुओं को सुस्पष्ट एवं संक्षिप्त वाक्यों में लिखना चाहिए। दोस्तों, जो भी हम बिंदु लिख रहे हैं या जो भी बातें लिख रहे हैं, वे बातें जो है एक तो संक्षिप्त वाक्यों में होनी चाहिए और साथ ही साथ वे स्पष्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, चित्र, रेखा चित्र आदि स्पष्ट एवं संक्षिप्त आकार के होने चाहिए। दोस्तों, हम ब्लैक बोर्ड पर जो चित्र बना रहे हैं, रेखा चित्र बना रहे हैं, उसका भी आकार ना तो बहुत अधिक बड़ा हो, ना ही बहुत अधिक छोटा हो, वो स्पष्ट होने चाहिए और उचित आकार के होने चाहिए, जिससे सभी छात्रों को कक्षा में दिखाई दे, सभी छात्र उचित रूप से उसको देख पाएँ और ब्लैक बोर्ड का बहुत अधिक भाग भी वह ना घेरे। नेक्स्ट, सैंपल पर खड़े होने का ढंग ठीक होना चाहिए। दोस्तों, छात्राध्यापक को शिक्षक को जब वो सैंपल पर लिख रहा होता है तो वहाँ पर बहुत सावधानी से खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि श्यामपट्ट और छात्रों के बीच में अध्यापक व्यवधान बन जाए, अर्थात श्यामपट्ट में जो कुछ लिख रहा है उस पर सीधे सीधे खड़े होकर लिखे और श्यामपट्ट पर जो कुछ शिक्षक लिख रहा है वो छात्रों को दिखाई ही ना दे, अर्थात श्यामपट्ट और छात्रों के बीच में शिक्षक आ जाए, वो व्यवधान के रूप में वो बाधा बन जाए। तो इससे बचने के लिए हमको एक और तिरछे होकर के लिखना चाहिए, हमको जो है थोड़ा सा किनारे होकर के और हाथ को आगे बढ़ा करके ब्लैक बोर्ड पे लिखना चाहिए, जिससे कि जो कुछ भी हम लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे वह छात्रों को साफ साफ दिखाई दे, हम छात्रों और श्यामपट्ट के बीच में बाधा न बने। नेक्स्ट, श्यामपट्ट का प्रयोग करने के उपरांत श्यामपट्ट को साफ कर देना चाहिए। दोस्तों, जब क्लासरूम टीचिंग पूरी हो जाए, श्यामपट्ट सारांश निकल जाए, उस पर हम डिस्कशन कर लें, बच्चों को होमवर्क दे दें और हमारी कक्षा जो है पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो हमको लास्ट में जब कक्षा समाप्त करने के उपरांत हमको श्यामपट्ट को हमेशा साफ कर देना चाहिए। और दोस्तों, श्यामपट्ट को साफ करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि श्यामपट्ट को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ डस्टर से साफ करना चाहिए, जिससे कि धूल ना उड़े। यदि धूल उड़ता है तो कक्षा का पर्यावरण प्रदूषित होता है, जिससे कि जो कि छात्रों के लिए नुकसानदेह होता है। अब दोस्तों, हम लोग एक पाठ योजना देखेंगे कि श्यामपट्ट लेखन कौशल का पाठ योजना, सूक्ष्म पाठ योजना कि हम कैसे जो है श्यामपट्ट सारांश को विकसित करते हैं। दोस्तों, यह पाठ योजना जो कक्षा 7 का है, विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण नगर निगम है। तो दोस्तों, इसमें क्या करेंगे कि हम लोग जो है कुछ बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के साथ साथ हम श्यामपट्ट सारांश भी विकसित करेंगे। जैसे हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बोध के प्रश्न पूछेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि नगरों के विकास संबंधी कार्यों के लिए किस निकाय का गठन हुआ। छात्रों से हम प्रश्न पूछेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो उत्तर निकल के आएगा उस उत्तर को हम लोग श्यामपट्ट सारांश के रूप में लिखेंगे। इससे लिखेंगे कि नगरों के विकास संबंधी कार्यों के लिए नगर निगम निकाय का गठन हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको नगर निगम या नगर इकाई को अंडरलाइन कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों का ध्यान वहाँ पे चला जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर निगम का मुखिया कौन होता है। तो दोस्तों, इसको डिस्कस करने के बाद जब इसका उत्तर निकल जाए तो इसका उत्तर आता है कि नगर निगम का मुखिया महापौर या मेयर होता है। तो दोस्तों, हम लोग उसको शॉर्ट में लिखेंगे और जहां महापौर या मेयर होगा उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, रेखांकित कर देंगे। अगला बोध प्रश्न है कि महापौर का चुनाव कौन करता है। तो दोस्तों, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ और जब हम उसके उत्तर पर पहुंच जाएंगे तो इसका जो उत्तर हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे श्यामपट्ट सारांश के रूप पे कि महापौर का चुनाव नगरवासी करते हैं और नगरवासी के नीचे जो है हम अंडरलाइन कर देंगे, उसको रेखांकित कर देंगे कि जिससे छात्रों का ध्यान वहाँ पर चला जाए। फिर अगला प्रश्न है, चौथा बोध प्रश्न है कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब भी हम बच्चों से लेंगे, बच्चों के साथ इस प्रश्न पर जो हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के उपरांत जो उत्तर आएगा उस उत्तर को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे कि महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के नीचे हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा एक श्यामपट्ट सारांश देखिए विकसित हो गया। इसमें हम श्यामपट्ट सारांश में हमने कलर चाक का भी प्रयोग किया है और देखिए यहाँ पे अक्षर जो है या शब्द जो है उनके बीच में दूरी भी समान है, उचित दूरी है, उसमें जो है गैप भी समान है, लाइनें भी सीधी हैं और सबसे बड़ी बात कि जो प्रमुख बिंदु है उसके नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो दोस्तों, जब कक्षा के लास्ट में जो श्यामपट्ट सारांश होगा इसकी हम व्याख्या करेंगे, छात्रों को हम एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे और रिवाइज कराने के बाद फिर हम उनको गृह कार्य दे देंगे, मूल्यांकन का प्रश्न दे देंगे और मूल्यांकन का प्रश्न देने के बाद फिर हमारे कक्षा का समापन हो जाता है और समापन करने के उपरांत हम ब्लैक बोर्ड को श्यामपट्ट को पूरी तरह से साफ कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने आज श्यामपट्ट प्रयोग कौशल या ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, श्यामपट्ट लेखन कौशल के बारे में अध्ययन किया कि श्यामपट्ट का प्रयोग उचित रूप से कैसे करना चाहिए, प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, श्यामपट्ट प्रयोग कौशल के कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं और उससे संबंधित हम लोगों ने एक सूक्ष्म पाठ योजना भी देखा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों इसी के साथ साथ आप हमको कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि और हम अपने वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं, या जो भी आपका सजेशंस हो उसके लिए आप हमें कमेंट्स लिख करके बता सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं कि हम अपने वीडियोस में क्या क्या सुधार लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।